गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे समास। तो समास का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले यह जान लें। समास का अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। इस तरह से समास की परिभाषा क्या हुई? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर या संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का भक्त राम भक्त, 10 मुँह वाला दशानन, आदर्श सहित सादर, राजा और रंक तो राजा रंक। ठीक है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का सिंहासन राज सिंहासन, राजा का महल राजमहल, रसोई के लिए घर रसोई घर, विद्या के लिए आलय विद्यालय, नीला है कंठ जिसका नीलकंठ। ठीक है। तो कैसे हम दो या दो से अधिक शब्दों को हम लोग संक्षिप्त करके एक शब्द बना दे रहे हैं जिसका अर्थ वही माना जा रहा है। ठीक है। इस प्रकार समास प्रक्रिया द्वारा नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। समास के घटक शब्द वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त किए जा सकते हैं और समास पद के रूप में भी समास द्वारा बनाए गए शब्दों को समास पद कहा जाता है। ठीक है। जैसे राम भक्त, ये समास पद कहलाया। ठीक है, क्योंकि ये समास द्वारा बनाया गया है। तो समास पद के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। जैसे राम का भक्त, तो राम पूर्व पद और भक्त उत्तर पद कहलाया। ठीक है। समास का पहला पद समास पदों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास पहला, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा तत्पुरुष, चौथा कर्मधार, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुव्रीहि समास होता है। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिस समास पद का पहला पद अव्यय हो, यानी कि अविकारी शब्द, और पूरा जो समास पद होता है ना वो अव्यय का कार्य करता है, वह अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे समास पद क्या हुआ? प्रत्येक, इसका विग्रह करेंगे एक एक। यथादेश, आदेश के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अनजान, बिना जाने, आजीवन, जीवन भर। इस तरह से बहुत सारे समास पद और उसका विग्रह दिया हुआ है। प्रतिदिन, हर दिन, आमरण, मरण तक, भरपेट, पेट भर के। ठीक है। तो ये हो गया अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की क्या पहचान होती है? पहला पद यानी कि पूर्व पद जो होता है वह अव्यय होता है और पूरा जो समास पद जो होता है वह अव्यय का कार्य करता है। ठीक है। दूसरा द्वंद्व समास। जिन समास पदों में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद का महत्व समान होता है और जिनका विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा एवं योजक का प्रयोग किया जाता है, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है। तो जिन समास पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं और जब हम लोग उसका विग्रह करते हैं तो एवं, और, तथा, अथवा, एवं, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए, भाई बहन ये समास पद हुआ, बीच में योजक चिन्ह दिया हुआ है। अब इसका ये द्वंद्व समास की एक पहचान होती है। अब इसका विग्रह करेंगे तो भाई और बहन। इसी तरह दिन रात, दिन और रात, सुख दुख, सुख और दुख, बच्चे बूढ़े, बच्चे एवं बूढ़े, लेना देना, लेना या देना। ठीक है। तो ये होता है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास का विग्रह करेंगे तो और, तथा, एवं, या, इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में समास पद का जो दूसरा पद होता है ना वो प्रधान होता है। इनके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य सभी कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के चिन्ह होते हैं। ठीक है। सिर्फ कर्ता कारक और संबोधन कारक का तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा जितने भी कारक है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये सारे कारकों के चिन्ह तत्पुरुष समास में
विग्रह करते समय प्रयोग में लाए जाते हैं, और जब इसका समास पद बनता है तो ये कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को किसका चिन्ह है? कर्म कारक का, है ना। इसी तरह हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, से किसका चिन्ह है? करण संप्रदान कारक का। जेब घड़ी, जेब की घड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। के लिए, की, का, के, ये सब संप्रदान के लिए, की, ये सब संप्रदान कारक के चिन्ह होते हैं। इसी तरह अपादान कारक, शक्तिहीन, शक्ति से हीन, ठीक है, यह अपादान कारक का चिन्ह हुआ। देश निकाला, देश से निकाला, उसे देश निकाला कर दिया गया, मतलब उसे देश से निकाल दिया गया है, तो देश और वो अलग हो गया, तो यह अपादान कारक का चिन्ह हो गया। इसी तरह संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, तो ये अधिकरण कारक का चिन्ह हो गया, ठीक है। कर्म, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? इस समास में दोनों पदों में उपमेय, उपमान, विशेषण, विशेष्य का परस्पर तुलना का संबंध होता है। मतलब एक शब्द विशेषण, दूसरा शब्द विशेष्य होता है, ठीक है। एक विशेषता बताता है और दूसरा जिसकी वह विशेषता बताता है, इसीलिए एक शब्द विशेषण हो गया और दूसरा विशेष्य हो गया। जैसे चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, तो यहाँ मुख की क्या विशेषता बताई गई? कि वह चंद्र के समान है। मृगनयनी, मृग के समान नयन, तो यहाँ नयन की क्या विशेषता हो गई? क्यों मृग के समान है, तो एक विशेष्य हो गया जिसकी विशेषता बताई जा रही है और एक विशेषण हो गया। घनश्याम, घन के समान श्याम। करकमल, कमल जैसे हाथ, कर मतलब क्या होता है? हाथ। वायु वेग, वायु के समान वेग, तो ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में एक शब्द जो होता है पूर्व पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो जाता है, ठीक है। द्विगु समास में जिस समास पद का जो पहला पद होता है ना, पूर्व पद, वह जो है वो संख्यावाचक होता है। जैसे नवरात्र, नवरात्रियों का समूह या समाहार। चौरस्ता, चार रास्तों का समाहार। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह, ठीक है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। तो ये क्या हो गया? देखिए इन सारे शब्दों में पहला पद जो है वो संख्यावाचक हो गया है, ठीक है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो द्विगु समास की क्या पहचान है? इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। इसके बाद बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जिस समास पद का अर्थ उनके दोनों पदों के अर्थ से अलग निकलता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, इसमें किसी तीसरे के विषय में कहा जाता है, किसी तीसरे के तरफ संकेत किया जाता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद, तो यहाँ न 10 के तरफ संकेत किया जा रहा है न आनंद यानी कि सिर के तरफ संकेत। किसके 10 आनंद बोलने से किसका नाम दिमाग में आता है? रावण। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात कौन है? सांप। जलधर, जल को धारण करने वाला, अर्थात बादल, ठीक है। उदार हृदय, उदार है हृदय जिसका, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति जिसका हृदय उदार है, दयालु है। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला कौन है? श्री कृष्ण जी, ठीक है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? बहुत से ऐसे शब्द जो है ना, जो कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों समासों के उदाहरण में देखने को मिलते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है। अब नीला है कंठ जिसका, तो कौन हुआ? शंकर भगवान। कौन सा शब्द कर्मधारय है और कौन सा बहुव्रीहि, इसका पता उनके विग्रह करने पर ही लगता है।
कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय और उपमान यानी कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। वहीं बहुव्रीहि समास के दोनों पद मिलाकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने जो बोला था वही उदाहरण दिया हुआ है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी, बहुव्रीहि समास। और यहाँ नीलकंठ, नीला है जो कंठ। ठीक है, इसी तरह से द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर दिया हुआ है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी दोनों पदों के मेल से कोई और अर्थ निकलता है तो वो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? जैसे अगर हम विग्रह कर रहे हैं चतुर्भुज का कि 4 भुजाओं का समूह, तो वो होगा द्विगु समास। अगर हम कहें कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो कौन होगा? विष्णु भगवान। ठीक है, तो यह विग्रह करने पे ही पता चलेगा कि यह द्विगु समास है कि यह बहुव्रीहि समास है। अगर हम 4 भुजाओं का समूह कर रहे हैं तो ये द्विगु समास है, और 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात हम लोग यहाँ किसी के बारे में बता रहे हैं, तो कौन है? विष्णु जी। ठीक है, तो यह बहुव्रीहि समास हुआ। तो समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर जब समास पद बनाया जाए तो उसे समास कहते हैं। समास पदों के दोनों शब्दों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वह समास विग्रह होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने 6 समास के बारे में पढ़ा। अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और बहुव्रीहि। अव्ययी भाव में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, और इसका जब हम लोग विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, और बहुव्रीहि समास में दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे के तरफ संकेत किया जाता है तो वो बहुव्रीहि समास हो जाता है। दोनों में से न पूर्व पद प्रधान हुआ न उत्तर पद प्रधान हुआ। प्रधान कौन हुआ? जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है वह बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समास समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी होगी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों को ये वीडियो देखकर ना समझ में आई हो, कोई ऐसा प्रश्न जो आप लोग के दिमाग में उभर रहा हो, तो आप लोग अपने ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।